Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for the online class of Physics grade 12. Dear students, today we are going to start our new chapter number 8, Advent of Modern Physics. Dear students, the name of this chapter is Advent of Modern Physics, and we are going to study the main concepts of this chapter. But before going into details, I would like to tell you something about the historic background of sciences. डियर स्टूडेंट्स, एक बात अपने जहन में रखें कि जितनी भी साइंसेज हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर हो या फिज़िक्स हो, इनकी स्टडी जो है वो कंडीशनल होती है. देखें, एज यू कैन सी दैट ये जो स्टडी ऑफ फिज़िक्स इज़ कंडीशनल. कंडीशनल का मतलब ये है कि फ़िज़िक्स और जो बाकी जितनी भी साइंसेज हैं उनकी जो हम स्टडी करते हैं तो हम उनके ऊपर ख़ास कंडीशंस लगाते हैं. तो स्टडी ऑफ फिज़िक्स इज़ कंडीशनल. वी इम्पोज सम कंडीशंस ऑन साइंसेज. तो जहाँ तक फ़िज़िक्स का ताल्लुक़ है तो याद रखें कि फ़िज़िक्स जो है वो भी साइंसेस में है और इसकी जो स्टडी है वो भी कंडीशनल है. व्हाट डू वी मीन बाय कंडीशनल? इस कंडीशनल की आपको समझ उस वक्त आएगी जब आप ये कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप इन एग्जांपल्स को समझें तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई फ़िज़िक्स की स्टडी जो है ये एब्सोल्यूट नहीं होती, ये कंडीशनल होती है. कि हम फिज़िक्स में अब तक जो कुछ पढ़ चुके हैं, चाहे वो ग्रेविटी हो या चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो या वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो भी हो, वो तमाम जो हैं वो कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं. यानी किस कंडीशन के अंदर हमें फ़िज़िक्स कौन सा आंसर देता है. दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल स्टडी. तो स्टडी ऑफ फिज़िक्स इज़ कंडीशनल. अब देखें, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं. देखें, ये केमिस्ट्री में भी आप लोग शायद ये पढ़ चुके हों कि अगर किसी गैस का या किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाए, यानी कि -273 डिग्री तक अगर हम किसी चीज़ को ठंडा कर लें, कूल डाउन करें, उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 केल्विन हो जाए, तो इस केस में गैस लॉज जो हैं वो फेल हो जाते हैं. वो गैस लॉज जो हैं वो जो है वो गैस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते. फॉर एग्जांपल, गैस लॉज में हम बुनियादी जो लॉज पढ़ते हैं वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं. तो जिस वक्त टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाए तो वो लॉज इस काबिल नहीं होते कि वो गैस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकें. वो लॉज फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं. तो देखें, इससे हमें पता चलता है कि थर्मोडायनेमिक्स में या गैस लॉज के अंदर हम एक कंडीशन ये अप्लाई करते हैं कि हम जिस गैस या जिस सब्सटेंस को हम लोग स्टडी करते हैं उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होना चाहिए. क्लियर? ये एक कंडीशन है. तो फिर क्या होगा जिस वक्त ये कंडीशन हम लागू करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी गैस के या किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, यानी -273 डिग्री सेल्सियस तक हम किसी चीज़ को अगर कूल डाउन करें, तो बॉयल्स लॉ, गैस लॉ, चार्ल्स लॉ जो है वो आइडियल गैस इक्वेशंस, वो तो इन पर इस्तेमाल नहीं हो सकती, वो गलत आंसर देती हैं. तो फिर हमें नए लॉज की ज़रूरत पड़ती है. क्लियर? ओके. दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें, हम ये भी पढ़ चुके हैं, ओहम्स लॉ हो या चाहे वो एम्पियर्स लॉ हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने भी लॉज हम पढ़ चुके हैं, उनमें भी बुनियादी कंडीशन यही है कि किसी भी चीज़, कोई भी अच्छे से अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो, उसकी रेजिस्टेंस एब्सोल्यूटली 0 ओहम कभी भी नहीं होती. क्लियर? ये हमारे पास कंडीशन है कि ओहम लॉ उस वक्त तक वैलिड होगा जब हम किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस को ज़ीरो कंसिडर नहीं करेंगे. इसी तरीके से एम्पियर्स लॉ है और बाकी जो मैग्नेटिज्म के जितने भी कवानीन हैं वो उसी वक्त वैलिड होते हैं जब किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस 0 ओहम नहीं होती. व्हाट इफ़ अगर किसी चीज़ की रेजिस्टेंस 0 हो जाए, जिनको हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं. सुपर कंडक्टिविटी वो कंडीशन होती है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस कम होते 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 कहाँ पे आ जाए? 0 ओहम. तो फिर याद रखें, उस केस में, सुपर कंडक्टिविटी वाले केस में, इस कंडीशन में
ओहम्स लॉ, एम्पियर्स लॉ और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज हैं वो भी क्या हो जाते हैं, गैस लॉज की तरह नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्लियर? तो फिर हमें इस कंडीशन को टैकल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए नए लॉज की ज़रूरत पड़ती है। तो देखें, रेजिस्टेंस वाले केस में भी ये कंडीशनल स्टडी है, गैस लॉज में भी ये कंडीशनल स्टडी है। हम कुछ कंडीशंस के अंदर रहकर जो लॉज पढ़ते हैं वो कंडीशंस पे बेस करते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। इसी तरीके से ग्रेविटी के हवाले से अगर कहा जाए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ की 9.8 है और सन की 285 है, मार्स की 3.7 है, मून के ऊपर 1.6 है, तो इनकी अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। ये ज़ीरो भी नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा यानी इन्फिनिटी भी नहीं होती। तो उस वक्त ग्रेविटेशनल लॉज जो हैं वो हमें आंसर देते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो हमें इस यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है, जो गैलेक्सीज में स्टार्स और ब्लैक होल्स मूव कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल एक्यूरेट हमें उसका आंसर मिलता है। लेकिन क्या होगा जिस वक्त किसी स्टार की ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाए, यानी उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हो जाए, इसको इन्फिनिटी कहते हैं। तो उस वक्त ये जो न्यूटन के पुराने लॉज हैं, केपलर लॉज है, इसके अलावा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जितने भी लॉज हैं, तो वो भी इस कंडीशन पर आकर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें नए कवानीन की ज़रूरत पड़ती है, न्यू लॉज आर रिक्वायर्ड। क्लियर? तो स्टडी ऑफ द ग्रेविटी या स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज आल्सो कंडीशनल। क्लियर? अच्छा, अभी हम एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, एक और कंडीशन के ऊपर। हम अब तक जितने भी काइनेमेटिक्स के लॉज पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फार्मूला ऑफ मोमेंटम, फोर्स, वर्क और टेंशन और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिजिक्स में हम जितने भी लॉज पढ़ते हैं, वो लॉज, ये बात याद रखें, वो लॉज सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक वैलिड रहते हैं जब ये कंडीशन फुलफिल होती है। ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यानी V इज़ लेस देन V, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो काइनेमेटिक्स के लॉज उस वक्त फेल हो जाएंगे जब V इज़ इक्वल टू C होगा। अब इसमें V क्या चीज़ है? V इज़ आवर वेलोसिटी, कि हम जब किसी वेलोसिटी से मूव करते हैं, V इज़ आवर वेलोसिटी, हमारी वेलोसिटी, एंड C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है? देखें, अगर हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी तो काइनेमेटिक्स के लॉज वैलिड रहेंगे, लेकिन काइनेमेटिक्स के वो लॉज फेल हो जाते हैं जब हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे या उसके बराबर हो जाए। इसको आगे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस कंडीशन में जब हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, कंपेरेबल हो या उससे ज़्यादा हो, तो फिर हमें नए लॉज की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स जो है, फिजिक्स की काइनेमेटिक्स, वो भी कंडीशनल एक स्टडी है। क्लियर? ओके, देखें, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसके बारे में हम सबको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर्स में लिखा जाए तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड बनती है। यानी कायनात के अंदर अब ये माना जाता है कि सबसे तेज़ तरीन चीज़ जो है वो लाइट है, रोशनी सबसे तेज़ तरीन चीज़ है, जिसकी स्पीड 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये 3 लाख किलोमीटर, अगर इसको किलोमीटर्स में लिखा जाए तो ये 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है जो लाइट 1 सेकंड में कवर करती है। फॉर योर इंटरेस्ट मैं आपको बता दूं ये रफली ये डिस्टेंस तकरीबन कितना बनता है। देखें, आप अगर अर्थ को कंसिडर करें, अपनी ज़मीन को, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जो इसके ऊपर राउंड ले सके, कोई रेलवे ट्रैक है या कोई मोटर कार है जो ज़मीन के गिर्द क्या कर सके, रिवॉल्व कर सके। तो अगर आप 1 सेकंड में इस ज़मीन के गिर्द 7 राउंड्स लें, अगर 7 चक्कर लगाएं, तो आपने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, 3 लाख किलोमीटर्स। क्लियर? तो आप ज़रा सोचें, स्पीड ऑफ लाइट कितनी तेज़ चीज़ है कि जब आप फ़र्ज़ करें ज़मीन के गिर्द अगर 1 सेकंड में 7 चक्कर कंप्लीट करें,
क्लियर, तमाम कॉन्टिनेंट्स के ऊपर से आप मूव कर रहे हैं। 1 सेकंड में अगर 7 मरतबा इस तरह चक्कर लगाएं 1 सेकंड में, ये बात याद रखें 1 सेकंड की बात हो रही है, तो आपने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो मतलब अब तक इंसान इस काबिल तो हुआ नहीं है कि कोई ऐसी गाड़ी या हवाई जहाज़ या रेल बनाए कि जो उसको इतनी स्पीड दे सके। बहरहाल ये वो कंडीशन है कि जिसमें काइनेमेटिक्स के लॉज भी फेल हो जाते हैं इस कंडीशन के ऊपर, जब हमारी गाड़ी की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, उसको हम कंपेयर कर सकें। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो कुछ बुनियादी आपको मैंने इसकी हिस्ट्री बताई। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। ये देखें कि अगर हिस्ट्री को देखा जाए फ़िज़िक्स की, तो फिज़िक्स की हिस्ट्री में 3 बड़े नाम लिए जाते हैं, गैलीलियो, न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन। गैलीलियो जो है इसका पूरा नाम था गैलीलियो गैलीली लिंसियो, इटली का रहने वाला था और इसने 1609 में काइनेमेटिक्स की बुनियाद रखी। काइनेमेटिक्स द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद न्यूटन ने 1667 में गैलीलियो के कंसेप्ट को ही उठाया और उसने मैकेनिक्स की बुनियाद रखी। अब गैलीलियो ने काइनेमेटिक्स शुरू की, न्यूटन ने उसको मैकेनिक्स या डायनामिक्स बनाया। काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स में बुनियादी फ़र्क ये है कि काइनेमेटिक्स में गैलीलियो ने फोर्स का कंसेप्ट नहीं दिया। गैलीलियो ने कहा कि चीज़ें मूव करती हैं, लेकिन उनका कॉज, उनकी वजह क्या है, यानी फोर्स को उसने कंसिडर नहीं किया था। न्यूटन ने गैलीलियो का ही आइडिया उठाया और न्यूटन ने कहा कि चीज़ें खुद मूव नहीं करती, चीज़ों को जो है वो एक फोर्स चाहिए होती है मूव करने के लिए। तो फोर्स का कंसेप्ट न्यूटन लेकर आया। फिज़िक्स की हिस्ट्री में फोर्स का कंसेप्ट न्यूटन लेकर आया। इसीलिए अगर आप गौर करें तो फोर्स का जो यूनिट है उसको न्यूटन के नाम से जोड़ा जाता है कि इतने न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का कंसेप्ट न्यूटन ने दिया था। अच्छा, गैलीलियो और न्यूटन इन दोनों ने कौन सी कंडीशन यूज़ की थी? ये वाली कंडीशन के जब हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। क्लियर? देखें, हम जो गाड़ियों में मूव करते हैं, रेल में जाते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं या किसी हवाई जहाज़ में जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा तो नहीं होती ना। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर पर सेकंड, 200 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। इस वजह से गैलीलियो ने काइनेमेटिक्स के हमें इक्वेशन दिए और न्यूटन ने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये दिया था। तो ये फिज़िक्स के जितने भी कवानीन आजकल हम पढ़ते हैं वो इसी कंडीशन पर बेस करते हैं। अच्छा, अब देखें, अब एल्बर्ट आइंस्टाइन, चूँकि ये एक जीनियस बंदा था, जर्मनी का रहने वाला था, तो इस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी कंडीशन को, इसके ऊपर उसने सोचा कि क्या होगा अगर हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, उसके लिए कंपेरेबल हो जाए, कंपैटिबल हो जाए, या अप्रॉक्सीमेटली हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो, तो फिर क्या होगा। और यही वजह थी कि आइंस्टाइन ने ये कोशिश की तो उसके पास बड़े शॉकिंग रिजल्ट्स आए, बड़े हैरत अंगेज रिजल्ट उसके पास आए। अब देखें वो रिजल्ट उसके क्या थे। अब उसके जो शॉकिंग रिजल्ट्स आए थे वो ये थे, जैसा कि हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स का चाहे जो भी फार्मूला आप उठाएं, जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी डायमेंशंस में 3 चीज़ें ही होती हैं, एम, एल, टी। एम मैस के लिए, एल डिस्टेंस के लिए और टी टाइम के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी फार्मूला उठाएं, उसकी डायमेंशंस में ये तीनों चीज़ें आएंगी, या एक आएगा, या दूसरा आएगा, या तीसरा, या फिर पहले 2 आएंगे, टाइम नहीं होगा, या लेंथ और टाइम आएगा, मैथ नहीं होगा, या मैथ और टाइम आएगा, लेंथ नहीं होगा, या तीनों आ जाएंगी। क्लियर? जो भी आप फार्मूला उठाएं, चाहे वो स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, वर्क हो, एनर्जी हो, जो भी फार्मूला हो, उनमें डायमेंशंस जो हैं वो यही 3 रहती हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैथ, लेंथ और टाइम ये फिज़िक्स की बुनियाद में है। फिज़िक्स की बुनियाद इन 3 चीज़ों पर है। फिज़िक्स में हम मैथ को कंसिडर करते हैं, लेंथ को कंसिडर करते हैं और टाइम को। तो यही 3 चीज़ें हैं जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बुनियादें हैं और इनको डायमेंशंस कहा जाता है। यानी फ़िज़िक्स का हर फार्मूला इन 3 इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनता है। अब देखें, कंडीशन ये है कि एम, एल,
टी यानी mass length और time remain unchanged when our velocity is much less than speed of light के जब हमारी स्पीड या वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो तो mass length और टाइम चेंज नहीं होते, वो हमें हर जगह पर क्या लगते हैं, एब्सोल्यूट और अनचेंज्ड लगते हैं, कांस्टेंट लगते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने यह सोचा कि एम एल और टी यानी मैस लेंथ और टाइम चेंज हो जाएंगे जब हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल होगी, यानी जब हमारी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी तो ये तीन बुनियादी कंसेप्ट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट या कांस्टेंट नहीं रहेंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखें, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की इंजेन्युइटी थी कि उसकी इनसाइट थी कि उसने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि ये जो गैलीलियो और न्यूटन ने ये कंडीशन इस्तेमाल की। अब चूंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस गुजरा है तो उसने कहा कि क्या होगा अगर इस कंडीशन को वायलेट किया जाए, ये कंडीशन लगा दी जाए कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट से के बराबर हो जाए। अच्छा, तो फिर ये उसके पास ये रिज़ल्ट आया कि जब हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो या उसको अप्रोच करे तो मैस लेंथ और टाइम जो फिज़िक्स की बुनियादी तीन चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब जाहिर है जब बुनियादी चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो फिज़िक्स का हर फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब इसका एक स्पेशल केस है, आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं कि स्पेशल केस ऐसा केस है कि क्या होगा अगर हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ना हो, ज़्यादा हो जाए। देखें, इसमें तो आइंस्टाइन ने इज इक्वल टू की बात की थी, बाद के आने वाले साइंटिस्ट ने कहा था कि क्या होगा अगर इस कंडीशन को एक और स्टेप आगे लेके जाएं कि हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट के डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, क्वाड्रुपल हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा, मैस लेंथ टाइम जो है वो बिहेव करते हैं एब्सोल्युटली स्ट्रेंज। आप यकीन जाने मैस लेंथ और टाइम जो है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट जो है वो तरीके से बिहेव करना शुरू। मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। देखें, हम मैथ्स के बारे में कहते हैं कि अगर किसी चीज़ के ऊपर आप मैथ्स किसी चीज़ का ज़्यादा करते जाएं तो उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इस स्पेशल केस में जब हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होगी तो हम किसी चीज़ का मैथ्स ज़्यादा करेंगे, उसका वेट कम पड़ जाएगा। ये अजीब बात है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल लेंथ की हम बात करते हैं कि दो लेंथ्स के बीच में जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा, आप दो पॉइंट्स को लेकर एक दूसरे से दूर करते जाएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन को अगर यूज़ किया जाए तो आप दो चीज़ों को पकड़कर एक दूसरे से अवे लेकर जाएं, उनको एक दूसरे से दूर करें, उनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये बड़ी अजीब बात लग रही है जहन में, मतलब ये चीज़ें जहन में वो नहीं हो रही, कॉमन सेंस से ये अलग जा रही हैं इस वजह से। इसी तरीके से टाइम को देखें, जब हमारी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाए, तेज़ हो जाए, तो हम टाइम में रिवर्स पीछे की तरफ जाना शुरू कर जाते हैं। हम फ्यूचर से प्रेजेंट और प्रेजेंट से पास्ट में चलना शुरू हो जाते हैं, यानी हमारे पास हमारे लिए टाइम भी क्या होना शुरू हो जाता है, रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो रूल अब टाइम का स्पेशली ये बात याद रखें, अगर हमारी स्पीड ऑफ लाइट से कम हो तो हमारे लिए टाइम पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बिल्कुल इक्वल हो जाए तो टाइम बिल्कुल मूव नहीं करता, टाइम रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। और जिस वक्त हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है तो उस वक्त हमारे लिए टाइम जो है वो रिवर्स में चलना शुरू हो जाता है। हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ जाते हैं और प्रेजेंट से पास्ट में चले जाते हैं। तो है ना ये अजीब बात, ये काफ़ी मतलब अजीब तरीके से एक इनका बिहेवियर होता है। तो इस वजह से ये हाई लेवल पे इसको डिस्कस किया जाता है, आपके कोर्स में ये नहीं है, लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए ये बताना मैं ज़रूरी समझता था। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है फिज़िक्स का, तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है। अब देखें, एक इंटरेस्टिंग एक और चीज़ मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के तौर पे बता दूं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको STR शॉर्टकट में कहते हैं, S फॉर स्पेशल, T फॉर थ्योरी एंड R फॉर रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में एक जर्मन साइंटिस्ट था एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने प्रेजेंट की थी। इन 1905 ए जर्मन फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन proposed a theory which shocked the physics foundation, और इस थ्योरी ने फिज़िक्स की बुनियादें जो हैं वो हिला के रख दी थी। वो मैंने आपको बता दिया कि वो उसने कौन सी कंडीशन इस्तेमाल की थी।
अच्छा, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो ज़रा देख लें। रिलेटिव मोशन, इसकी डेफिनेशन है द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। तो याद रखें, ऑल मोशंस आर रिलेटिव। आप अपने आप को कंसिडर करें, इस वक्त अगर आप अपने क्लास में बैठे हुए हो तो आप एक दूसरे के लिहाज से या चेयर के लिहाज से या वॉल्स के विद रिस्पेक्ट टू वॉल्स एंड रूम्स आप रेस्ट पर हैं, लेकिन ज़मीन आपको लेकर सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो सन के हिसाब से आप मोशन में हैं, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो ऑल मोशंस आर रिलेटिव। उसके बाद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस जगह को कहते हैं, थ्री डायमेंशनल जगह, जहां पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये आपकी कोई लेबॉरेटरी भी हो सकती है, आप मूविंग कार के अंदर मूव कर रहे हैं, स्पिनिंग अर्थ, ज़मीन स्पिन कर रही है, एक्सेट्रा। हर वो थ्री डायमेंशनल जगह जहां पे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो शॉर्टकट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप समझें एनी लेबॉरेटरी, कोई भी लेबॉर्ट्री जहाँ पे आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, आपका क्लासरूम, आपकी गाड़ी, आपके जो है वो अर्थ, हर जगह थ्री डायमेंशनल स्पेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब देखें टाइप्स ऑफ फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Inertial frame of reference is the reference frame or 3D space, three dimensional space or laboratory which has no acceleration, जिसमें acceleration ज़ीरो होती है, यानी कोई चीज़ या तो रेस्ट पर होगी या मूव कर रही है। अपने लेबॉरेटरी को कंसिडर करें, स्कूल की लेबॉरेटरी रेस्ट पर है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो रेस्ट पर होने की वजह से उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो। लेकिन आप अगर अर्थ को एज अ होल सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर करें तो ज़मीन सूरज के गिर्द क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन फिर भी ज़ीरो है। तो एक्सेलरेशन दो सूरतों में ज़ीरो होती है, या तो आप बिल्कुल मूव ना करें या अगर मूव करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इस जिसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका अपोजिट होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस फ्रेम है जिसमें कोई भी लेबॉरेटरी या 3D स्पेस सम एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है और उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होती। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी लेबॉरेटरी जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से मूव करे, जिसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो। Okay, dear students, please take a snapshot of this page. Dear students, please make your notes और इनको अपने पास लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपकी मीटिंग होगी तो उसमें आपके ये नोट्स चेक किए जाएंगे और ये बुनियादी कंसेप्ट्स हैं, इनको लाजमी तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।